गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइट्स बहुत ही सरल प्रकार के आर्द्र स्थलीय पादप होते हैं। ये हरे रंग के होते हैं और इनका जो पादप शरीर होता है वो थैलस होता है। थैलस का अर्थ ये होता है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो जड़, तने और पत्ती में विभेदित नहीं होती है। पत्तियां यदि पाई भी जाती हैं तो सत्य प्रकार की नहीं होती, और जड़ें भी यदि होती हैं तो मूलाभास होते हैं, लेकिन सत्य जड़ें जो होती हैं उनका अभाव होता है। इसके अलावा जितने भी पौधे होते हैं ब्रायोफाइट्स के, उन सभी में जल के अवशोषण के लिए, क्योंकि ये नम व छायादार स्थान पर उगते हैं, जल के अवशोषण के लिए जड़ें नहीं होती और उनके स्थान पर मूलाभास नाम की संरचना पाई जाती है। ये मूलाभास जो होते हैं इनका दो काम होता है। एक तो ये पौधों को जमीन में स्थिर रखने का कार्य करते हैं, दूसरा यह भूमि से पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य भी करते हैं। जड़, तने, पत्ती जैसा कोई विभेदन नहीं पाया जाता इनकी प्लांट बॉडी में। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है यानी मुख्य पादप शरीर जो होता है वो युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है, यानी कि एन प्रकार की इनकी प्लांट बॉडी होती है, अगुणित होते हैं। ये जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है ये स्वतंत्र प्रकार की होती है, ये बीजाणुद्भिद पे या किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है। और मुख्य काम जो होता है युग्मकोद्भिद पीढ़ी का वो कायिक जनन व लैंगिक जनन में योगदान देना होता है। लैंगिक जनन की यदि अपन बात करें तो बहुत ही एडवांस प्रकार का लैंगिक जनन ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, जो कि विषम युग्मकी प्रकार का होता है, जिसे एडवांस oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। नर जननांग की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में जो नर जननांग बनते हैं युग्मकोद्भिद के ऊपर बनते हैं, और ये पुंधानी कहलाता है। नर जननांग का नाम होता है पुंधानी। पुंधानी के भीतर क्या बनते हैं? पोमणु या एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, और ये जो एंथ्रोजॉइड्स या पोमणु होते हैं वो चल प्रकार के होते हैं। चल हैं इसका मतलब ये है कि इनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं। अब अपन कुछ चित्र देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स किस तरीके के होते हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं ब्रायोफाइट्स की, और इनकी एंथ्रिडिया किस प्रकार का नज़र आता है। तो सबसे पहले अपन देखें, ये इस तरह के ब्रायोफाइट्स होते हैं। ये ना तो इनमें कहीं आपको जड़ नज़र आ रही है, न तना न पत्ती नज़र आ रही है। तो ये नम, गीले और छायादार स्थान पर मिलते हैं। ऐसे हरे कलर के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये युग्मकोद्भिद है एक ब्रायोफाइट का। लेकिन आवश्यक नहीं है कि सारे ब्रायोफाइट्स इसी तरीके की आकृति के होते हैं। ये देखें, ये दूसरे प्रकार का ब्रायोफाइट है। ये भी जड़, तने, पत्ती में विभिन्न है। मॉस हैं ये, जिन्हें मॉस कहते हैं, दूसरे प्रकार के ब्रायोफाइट हैं। ये तीसरा प्रकार, ये भी ब्रायोफाइट्स का ही चित्र है। ना जड़, ना तना, ना पत्ती, इस तरह कोई विभेदन नहीं है। अब अपन देखें एंथ्रीडिया का चित्र है। ये जो भाग है ये क्या है? ये इस तरह की जो रैकेट की सी आकृति की जो संरचना होती है, जिसके बाहर ये सिंगल लेयर, ये आपको दिख रही होगी, कोशिकाओं की एक परत होती है। सिंगल लेयर जो जैकेट होती है वो पाई जाती है, और इस तरह की रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एंथ्रीडिया या पुंधानी कहलाती है। इस चित्र में भी अपन देख सकते हैं, यहाँ पर ये अंदर पुंधानी है। रिक्सिया का जो है ये चित्र बनाकर पुंधानी का प्रदर्शन किया गया है। इन पुंधानियों के भीतर आपको ये दिख रहे हैं चौकोर चौकोर जो जाली का दाल संरचना नजर आ रही है। ये बीजाणुजन कोशिकाएं हैं जिनसे कि आगे चलकर एंथ्रोजॉइड्स या पुमणु बनेंगे। अब ये देखें, ये चित्र बता रखा है। ये यहाँ पर ये जो चौखानेदार, जैसे आपने ये देखा, इस पुंधानी को देखा अपन ने, ये पुंधानी है। तो इस पुंधानी के भीतर ये जो चौकोर कोशिकाएं नज़र आ रही हैं सेंटर में अपन को, तो ये एक कोशिका अपन ने उठा ली है इस तरीके की। ये कोशिका ऐसे बीच में से डिवाइड होती है, और प्रत्येक कोशिका अब कैसी होगी बीच में डिवाइड होकर? ये ऐसे तिकोनी हो गई, तिकोनी। और इस कोशिका में बाद में मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कायांतरण होता है, जिससे कि इस तरीके की जो संरचना है, जिसको आप एंथ्रोजॉइड कहते हैं, वो बनती है, और इसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है। साफ चित्र यहाँ से अपन देख सकते हैं। ये वो एक कोशिका है जो दो में इस तरीके से बट गई है, और ये एक तिकोनी कोशिका है, इसमें से एक को ले लिया अपन ने। इसने फिर कायांतरण किया है, तो इस तरीके से
ये स्ट्रक्चर बना दी है जिसको आप एंथ्रोजोइड कहते हैं, और इस एंथ्रोजोइड पर ये जो 2 निकले हुए हैं फ्लैजिला है, यानी कि चल प्रकार के पुमणु पाए जाते हैं। ये तो हो गई नरजन्नांग की बात। अब अपन बात करते हैं अगले चरण में मादा जन्नांग की। मादा जन्नांग जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स में स्त्रीधानी कहलाते हैं। ये जो स्त्रीधानी होती है ये पादप जगत के जो ब्रायोफाइट समूह होता है सबसे पहले इन्हीं में ही निर्मित होती है। इसमें जो स्त्रीधानी होती है इसकी धानी संरचना कैसी होती है, फ्लास्क की आकृति की संरचना होती है, इस तरह से जैसे फ्लास्क होता है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन स्त्रीधानी कहते हैं। और इसका ये जो ऊपर वाला भाग है ये तो नेक कहलाता है, नेक। और ये जो पीछे वाला भाग है ये इसको वेंटर कहते हैं, अंडधा। ग्रीवा और अंडधा 2 भागों में बटी हुई होती है। ये जो नीचे वाला फूला हुआ भाग है जिसको अपन अंडधा कहते हैं, इसके भीतर अंड पाया जाता है, अंड बनता है ये अंड। तो इसमें ये जो बनता है एग, एग कहाँ पाया जाता है, इस नीचे वाले भाग में जिसको अपन अंडधा या वेंटर कहते हैं, वेंटर। और ऊपर वाला जो भाग है उसको कहते हैं नेक, नेक माने ग्रीवा। तो अब इसमें देखें मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं। स्त्रीधानी पादप जगत के ब्रायोफाइट समूह में सबसे पहले निर्मित होने वाली ब्रायोफाइट्स में निर्मित होने वाली संरचना। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, जब तक जल नहीं मिलेगा तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ब्रायोफाइट्स में संपन्न नहीं होगी। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि जो पूमणु थे उनमें फ्लैजिला पाई जाती थी, और फ्लैजिला जो है उसके माध्यम से, क्योंकि जल जब होगा, जल प्राप्त होगा तो वो जल में जल के माध्यम से ही गति कर कर स्त्रीधानी तक पुमणु पहुँचेगा, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। यदि जल मौजूद नहीं हो पाया तो फिर पुमणु स्त्रीधानी तक नहीं पहुँच पाएगा और निषेचन संपन्न नहीं हो पाएगा। स्त्रीधानी फ्लास्क के समान है, इसका आधारी भाग जो होता है जिसे अंडधा कहते हैं उसमें अंड पाया जाता है, और इस अंड में जैसे ये अंड है यहाँ पर ये पाया जा रहा है, ये पुमणु है, पुमणु गति करता हुआ जाएंगे कई सारे पुमणु स्त्रीधानी की तरफ। स्त्रीधानी की जो नेक होती है ये खुल जाती है, ये वाला हिस्सा, और इसमें से जो पुमणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसमें से जो पुमणु जो होते हैं वो भीतर प्रवेश कर जाते हैं, भीतर प्रवेश करके अंड तक पहुंच जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। अब जब निषेचन हो गया तो भ्रूण बनता है। तो अब इसके आगे अपन देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ये चित्र देख लें ज़रा। ये स्त्रीधानी है, इसके अगला चरण है जब अंड विकसित हो गया, और इससे तीसरा चरण है जब ये पुमणु है जो भीतर प्रवेश कर रहे हैं, निषेचन हो रहा है। अब इसके बाद अगली स्थिति क्या होती है, निषेचन के बाद जो भ्रूण होता है, पहले तो भ्रूण बन गया, अंड व पुमणु के निषेचन से भ्रूण बन गया है, और जो भ्रूण है वो आगे चल के डेवलपमेंट करके निषेकांड बनाता है। ये कैसे होती है स्ट्रक्चर, ये देखें, ये अंडधा के भीतर की बात है। अब ये निषेचन हो चुका, अब ये जो अंड और पुमणु के निषेचन से जाइगोट बन गया, जिसको जो कि 2n संरचना होती है। इसमें सबसे पहला जो डिवीज़न होगा वो इस तरीके से अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, 2 कोशिकाएं बन गई, ऊपर वाली नीचे वाली। अब ये क्या करेंगे, ये फिर फर्दर डिवीज़न करेंगे, जैसे यू डिवीज़न किया, फिर इनमें और डिवीज़न होंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली डिवीज़न होते रहेंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो 3 भागों में बटी हुई होगी। जैसे कि ऊपर वाला हिस्सा तो है, मान लीजिए उसको कहेंगे फुट, और एक होता है सीटा, और एक होता है कैप्सूल। ऐसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल के भीतर बीजाणु बनते हैं ढेरों सारे। तो 3 भाग होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो इसमें देख लीजिए आप कि निषेकांड जो होता है उसमें पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है। आगे का जब विभाजन होता है उसके बाद जो भ्रूण होता है उसमें 3 संरचनाएं निर्मित हो जाती हैं, एक तो फुट होता है, एक सीटा होता है, कैप्सूल होता है। कैप्सूल जो होता है उसमें बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। जितने भी बीजाणु होते हैं वो सब कार्य की रूप से, यानी काम करने की दृष्टि से, व आकारी की दृष्टि से, यानी देखने में भी सब एक समान होते हैं, और कार्य की दृष्टि से भी एक समान होते हैं, यानी उनका काम भी सबका एक जैसा होता है। समजात बीजाणु होते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो बीजाणु होते हैं वो आगे विकसित होकर पूर्ण नए सुकाय का निर्माण करते हैं, और स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण जो होता है वो ब्रायोफाइट्स के भीतर पाया जाता है। ये आप चित्र देख लीजिए, डेवलपमेंट के डायग्राम बता रखे हैं। ये जाइगोट बना सबसे पहले, जाइगोट में फिर अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, ये 2 कोशिकाएं बन गई, फिर उसमें अनुदैर्घ्य हुआ तो ये 4 बन गई, 4 के बाद ही फर्दर और डिवीज़न हुए, इस तरीके से 16 कोशिकीय अवस्था बन गई। फिर इसके बाद ये फुट सीटा कैप्सूल में डिवीज़न हो गया, विभाजन हो गया। फिर इस कैप्सूल के भीतर जो है
ये बीजाणुजन कोशिकाएं हैं जिनसे कि बीजाणु बने, और ये जो बीजाणु हैं ये अंकुरित होकर फिर अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, प्रोटोनीमा बनाते हैं। प्रोटोनीमा से फिर जो नया युग्मकोद्भिद होता है वो बन जाता है। तो अब ये इसकी पीढ़ी एकांतरण है, एक बार थोड़ा इस पर भी नज़र डाल लें। यहाँ से इसकी लाइफ साइकिल शुरू होगी कि मुख्य पादप जो था वो युग्मकोद्भिद था जो एन प्रकार का था और लैंगिक जनन में योगदान देता था। लैंगिक जननांग कौन से बने हैं, युग्मकोद्भिद के ऊपर जो मादा जननांग है उसको आर्किगोनिया और नर जननांग को एंथ्रीडिया कहते थे। आर्किगोनिया में अंड बनते थे जो एन प्रकार के थे, और एंथ्रीडिया में स्पर्म बनते थे जो एन प्रकार के थे। दोनों में फर्टिलाइजेशन या निषेचन होने से जाइगोट बनता था जो 2n प्रकार का था, भ्रूण जिसे कहते हैं। जाइगोट जो है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता था जिसे अपन भ्रूण कहते हैं। ये 2n हो गए। और जो भ्रूण था उससे बीजाणुद्भिद बनता है। बीजाणुद्भिद के 3 भाग होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल वाले भाग में बीजाणु बनते हैं, और जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है उससे उससे अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु बनेंगे, और जो बीजाणु होंगे वो अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद संरचना का निर्माण करेंगे। इस तरीके से इसका जीवन चक्र समाप्त होता है। ये एक इसकी चित्र के रूप में रेखांकन, ये जो था ये तो आउटलाइन डायग्राम है, और ये जो है वो उसका कोशिकीय चित्र है जिससे अपन उसी चीज़ को अच्छी तरीके से एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। तो ये था ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। थैंक